हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीके नोबल स्टोरी। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए 100 लाइक्स का टारगेट रखा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड 101। अब तक आपने सुना, अभिवंत को लगा कि उसकी फीलिंग्स अकीरा के सामने बाहर आ रही है, जिसे वह कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अभिवंत ने अपनी लाल आंखों से अकीरा के चेहरे को देखते हुए कहा, लिटिल गर्ल, मैं अभिवंत सूर्यवंशी जो कुछ भी चाहता हूँ उसे पा ही लेता हूँ, लेकिन सिर्फ तुम। मुझे पता चला कि मैं सच में ऐसा नहीं कर सकता। अभिवंत जब ये सब बोल रहा था तो उसे फिर से गुस्सा आ गया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करता हूँ? क्या मैंने तुम्हें वह सब नहीं दिया जो तुम चाहती थी? तो फिर ऐसे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम मुझे पसंद नहीं करती? जो भी वह बोल रहा था वह अपने दिल से बोल रहा था। यह उसके दिल की आवाज़ थी। लिटिल गर्ल, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए पसंद करने का नाटक भी नहीं कर सकती? अब आगे मुंबई। अकीरा के पास तो कुछ था ही नहीं अभिवंत की बात का जवाब देने के लिए, क्योंकि उसकी पिछले जिंदगी में और इस जिंदगी के आधी गुजरने के बाद भी आज तक अभिवंत ने उसे ऐसे शब्द नहीं बोल थे। शायद आज शराब पीने के कारण ये शब्द उसके दिल में भरे हुए निकल रहे थे, जिसमें वह अपने मुंह से उगल रहा था। जब अभिवंत ने बोलना खत्म किया तो उसने महसूस किया कि अकीरा बिना बोले उसे घूर रही थी। कमरे की हल्की डिम लाइट में उसकी बादाम जैसी आंखें गर्म और ठंडी थीं। अभिवंत को अचानक अजीब महसूस हुआ। ये पहली बार था जब उसे लग रहा था कि वह बिल्कुल हेल्पलेस हो चुका है। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, भूल जाओ, मुझे पहले से ही पता था कि तुम जवाब नहीं दूंगी। शुरू से ही, भले ही उसने उस पर दबाव डाला हो, उसे उससे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वह भी उसे इस तरह से प्यार करे जैसे वह करता है। आज मैं सच में अच्छे मूड में नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने स्टडी रूम में सोने के लिए जा रहा हूँ। अभिवंत ने अपनी बहुत तीखी आवाज़ में कहा, सारी, मैं तुमसे रूडली बात की, इसलिए हो सके तो इसे दिल पर मत लेना। यह मेरी गलती थी कि मैंने आज तुम्हारी कॉल काट दी, लेकिन मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। इतना बोलकर वह वहां से जाने ही वाला था, लेकिन तभी अकीरा का हाथ अभी भी उसके कपड़े पकड़े हुए था। उसकी बादाम जैसी आंखें अभी भी उसे देख रही हैं। वह पागल हो रहा था। लिटिल गर्ल, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? अभिवंत ने अपने दांत पीसते हुए कहा। सच में यह इम्पॉसिबल नहीं है, अकीरा ने धीरे से कहा। अभिवंत ने पहले तो कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन फिर वह उसे शक भरी निगाहों से देखने लगा। अगले ही पल उसे हल्के के चक्कर आने लगे। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज़ कांप उठी। उसे महसूस हुआ कि उसकी दिल बहुत तेजी से धड़क रही थी। क्या यही नहीं उसने सोचा था? अभी मुझे बहुत भूख लगी है, अकीरा ने कहा। तुम जब चले गए थे तो मैंने खाना नहीं खाया। अभिवंत की आंखें लगभग बड़ी हो गई। अकीरा ने आगे कहा, मैंने इसके बारे में ध्यान से सोचा। अगर मैंने तुम्हें दुख दिया है, तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई है, तो मैं भी कैसे सुखी रह सकती थी? तो अभिवंत ने उसे इतनी गौर से देखा कि उसकी सांस रुक गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि अकीरा अब बोलेगी कि वह उसे पसंद करती है। अकीरा ने गहरी सांस ली और बोली, पति पत्नी बनने से पहले मुझे नहीं लगता कि यह कहने की कोई ज़रूरत है कि तुम्हें यह पसंद है या नहीं, लेकिन मुझे ये नाइंसाफ़ी लगती है। दो पल चुप रहने के बाद वह फिर बोले, तुम मुझे पसंद करते हैं जिस तरह से तुम चाहते हो। ये सुनकर अभिवंत गुस्से से हंसा। वह भी यह जानती थी। अल्पविराम, मुझे टॉर्चर मत करो, ठीक है? अभिवंत ने बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन उसने जो सोचा था अकीरा ने बिल्कुल उससे उलट कहा, जो बात उसे और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। वह फिर पूछना चाहता था, लेकिन पूछकर भी क्या करता? अभिवंत ने खुद का मजाक बनाते हुए कहा, तुम बस मत बोलो, बैठ जाओ। अकीरा ने उसके कंधे दबाए। वह अभिवंत से छोटी थी, जो उसकी टेस्ट से थोड़ी ऊपर तक आती थी। अभिवंत ने एक लंबी सांस ली, थोड़ा नीचे झुका, अकीरा की आंखों में देखा और उसकी आंखों में उसकी परछाई दिख रही थी। जब उसने अकीरा की बात सुनी तो अभिवंत धीरे से बोला, अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम्हें तो इसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए, क्यों? सही कहा ना? और तुम्हें अब से भी और ज़्यादा मुझे टॉर्चर करना चाहिए, ताकि मैं पूरी तरफ से बर्बाद हो जाऊँ। अकीरा ने भी अपने हाथों से सीरियस होकर कुछ इशारा किया, नो, आई लाइक यू लिटिल बिट। तभी अचानक दर्द की वजह से अभिवंत का सिर फटने लगा। लिटिल गर्ल, इसे फिर से कहो। उसकी आवाज़ कांप उठी और वह शॉक्ड होकर उसे देखने लगा। उसे ये भी लग रहा था कि शायद उसने ज़्यादा पी ली है, जो उसे ऐसे अजीब वहम हो रहे हैं। लेकिन जब अभिवंत ने अकीरा की शर्माते हुए आंखों में देखा तो उसकी आंखें एकदम शांत हो गई। लेकिन उसके कानों में अकीरा की आवाज़ पड़ी, बस थोड़ी देर के लिए, अब दिल्ली में अपनी परफॉर्मेंस ऐसे ही इंक्रीज करती रहूंगी। वह रुकी और फिर बोली, हालांकि तुमने आज शराब पी है और तुम्हारे अंदर हद से ज़्यादा शरीर से बदबू आ रही है, इसलिए अगर तुम्हें अपने आप को अच्छे से जगाना है तो तुम शावर ले सकते हो। अकीरा की बात सुनकर उसने अपना सिर हिलाया।
अभिवंत तेजी से बाथरूम की ओर भागा और बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचाते हुए अपने कपड़े को उतरने लगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे कपड़ों को धो दूंगी, अकीरा ने हंसते हुए कहा। सच्ची इस जिंदगी में उसे अभिवंत बिल्कुल एक छोटे बच्चों की तरह लग रहा था। अभिवंत बाहर आने से पहले आधे घंटे तक बाथरूम में नहाता रहा। जब वह बाथरूम से बाहर आया तो उसने बाथरोब पहन रखा था और उसके बाल बिखरे हुए थे जिसमें से पानी टपका रहा था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था, उसे तो ये भी लग रहा था कि वह सपना देख रहा है। उसकी लिटिल गर्ल ने कहा, वह उसे पसंद करती है, चाहे लिटिल बिट ही, लेकिन जल्दी ही वह उसे और ज़्यादा पसंद करने लगेगी। ऐसे ही हर दिन थोड़ा सा। अभिवंत ने कमरे में आकर देखा तो अकीरा बिस्तर के किनारे पर बैठी अपने फ़ोन चला रही थी। उसे एहसास हुआ कि वह कोई सपना नहीं देख रहा था। उसने राहत की सांस ली। वह अपने भारी कदमों से उसकी ओर गया। उसे नहीं लगा था कभी किसी से इतना प्यार भी कर सकता है कि वह अपने आप को ही बर्बाद करने पर तुलाए। लिटिल गर्ल, इससे पहले कि वह बोलना खत्म करता, अकीरा ने तुरंत अपना फ़ोन बंद कर दिया और बिस्तर पर सीधा लेट गई और बोली, ये देखो 11:50 हो चुके हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ, कल बात करेंगे। उठो, अभिवंत ने कहा। वह थोड़ा परेशान था, उसे ऐसा क्यों लगा कि अकीरा ने उसे अचानक से अपने कंट्रोल में कर लिया है। लेकिन ऐसा हो सकता है। इतना सोचकर उसने अपना सिर हिला दिया और बिस्तर पर लेटने से पहले उसने अपने बाल सुखाए, क्योंकि उसे पता था अगर वह गीले बालों के साथ अकीरा के पास लेट गया तो उसके भी नींद खराब होगी और कहीं उसे सर्दी जुकाम ना हो जाए। अभिवंत ने जल्दी से अपने बाल सुखाए और अकीरा अपनी बाहों में लेकर लेट गया। जब अकीरा गहरी नींद में जा रही थी तब उसने अभिवंत की आवाज़ अपने कानों में सुनी, जो उससे बोल रहा था, लिटिल गर्ल, तुम्हें पना वादा निभाना होगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा, तुम्हें याद है ना। लेकिन अकीरा को ये सब सपना लग रहा था, जिसे सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मुंबई। अगले दिन संडे था, इसलिए अकीरा आराम से 10 बजे तक सोकर उठी। उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसके सामने एक आदमी का सुंदर चेहरा था। अभिवंत अपने सिर के नीचे एक हाथ रखे उसे अपनी फीनिक्स जैसी आंखों से उसे घूर रहा था। अकीरा धीरे से उठकर बैठी और अपनी कर्कश आवाज में बोली, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें देख रहा था। आखिर तुम मेरी बीवी हो, अभिवंत ने ईमानदारी से जवाब दिया। अकीरा उसे देखने लगी और बोली, मैं अभी उठकर तुम्हारे लिए खुद ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। ये सुनकर अभिवंत ने थोड़ा सोचकर कहा, तुम तो मुझे लिटिल बिट पसंद करती हो ना, तो यह नाश्ता बनाना, मेरी परवाह करना कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। अकीरा ने उसकी ओर देखा लेकिन वह कुछ नहीं बोली और सीधा उठकर बाथरूम में चली गई तो उसने पाया कि उसका टूथब्रश टूथपेस्ट से भरा हुआ रखा था। पीछे से अभिवंत की आवाज़ आई, डू इट फास्ट। अकीरा ने अपना सिर हिला दिया। वह जल्दी ही नहा धोकर नीचे चली गई। ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है। अभिवंत बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। बटलर और नौकर एक तरफ खड़े होकर अकीरा और अभिवंत को आखिरकार एक साथ खुश देखकर राहत की सांस लेते हैं। चलो, दोनों में सुलह तो हो गई। जब अकीरा खाना खाने बैठी तो अभिवंत अपनी हेड चेयर पर बैठा अकीरा को देख रहा था। उसने अभी तक खाना स्टार्ट नहीं किया क्योंकि वह अपनी बीवी का इंतजार कर रहा था। बॉस, व्याख्यात ने अंदर आते हुए कहा। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और चेहरा हल्का सा सजा हुआ, जो अजीब लग रहा था। व्याख्यात ने अभिवंत को ग्रेट करते हुए कहा, जैसा मैडम ने कहा था, हमने मिसेज शर्मा को जेल में भेजने की तैयारी कर ली है। तो अब मुझे उस यशवंत के साथ क्या करना चाहिए? आखिरकार वह यशवंत छोटा ही सही लेकिन एडवांस हैकिंग का मेंबर था, इसलिए वह अपने बॉस से पूछकर उसके साथ कुछ करना चाहता था। ऐसा नहीं था कि व्याख्यात एडवांस हैकिंग से डरता था, बस वह ये नहीं चाहता था कि उसके बॉस के और एडवांस हैकिंग के रिश्ते खराब हो। अभिवंत ने अपने कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ कहा, उसकी तरफ से एडवांस हैकिंग को एक मैसेज भेजो कि मिस्टर यशवंत दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके हैं और वह अपना इलाज करवाने के लिए विदेश गए। क्या वह इंसान अभी भी ब्लैक हॉन्टेड में है? अकीरा ने पूछा। व्याख्यात ने अपना सिर हिलाया और रिस्पेक्ट से बोला, वे अभी भी ब्लैक हॉन्टेड में हैं। वह पूरी रात वह मिसेज शर्मा से मिलने के लिए चिल्ला रहा है, इसलिए अब मैंने दोनों को एक ही कमरे में बंद कर दिया। अकीरा ने अपनी बाहें उठाईं। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, अकीरा ने कहा। कल उसका अभिवंत से झगड़ा हो गया था, चाहे बाद में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गए हो। और जब सुबह उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के बाद बोला था तो वह और उल्टा उससे सवाल पूछने लग गया, इसलिए अब वह उनका ख्याल रखने के मूड में नहीं थी और अब वह जाकर उससे मिल सकती थी। अभिवंत अकीरा के साथ जाना चाहता था लेकिन तभी कंपनी से उसके असिस्टेंट का कॉल आया और एक इमरजेंसी मीटिंग आ गई थी जिस कारण उसे कंपनी जाना होगा। उसने सोचा पहले वह कंपनी का काम निपटा लेता है, क्योंकि वह जरूरी था और वैसे भी वह दोनों अभी भी ब्लैक हंटेड में थे, तो उसकी लिटिल गर्ल को वहां पर कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। जल्दी ही अकीरा ब्लैक हॉन्टेड में पहुंच गई। कमरे के अंदर
मिसेज शर्मा और यशवंत दोनों को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया कि उनका शरीर पर चोटों के निशान पड़ गए थे। हमें बाहर निकालो, वह सारी रात चिल्लाते रहे। इतना चिल्लाने की वजह से उन दोनों का गला भी बैठ गया। वहीं यशवंत ने अभी भी चिल्लाते हुए कहा, मैं एडवांस हैकिंग का मेंबर हूं, तुम मुझे यहाँ पर बंद रखकर टॉर्चर नहीं कर सकते। अगर इस बारे में उन्हें पता चल गया तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मिसेज शर्मा भी बहुत गुस्से में थी। चिंता मत करो, हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे, यशवंत ने उसने दांत पीसते हुए कहा। मैं एडवांस हैकिंग का मेंबर हूँ, वह हम दोनों को मारने की हिम्मत नहीं कर सकते। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सुरक्षित यहाँ से बाहर निकलूंगा। एडवांस हैकिंग में बड़े से बड़े हैकर्स थे, वह ऐसे ही कोई आम कंपनी नहीं थी। उस कंपनी का छोटा सा मेंबर भी अपने आप को पावरफुल समझता था। वहाँ पर इंसान की पावर ग्रेड में डिवाइडेड थी कि जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वह ऊपर वाले बी ग्रेड में होगा। तभी यशवंत को अपने ऊपर इतना गुरूर था क्योंकि वह जी ग्रेड का मेंबर है। और एडवांस हैकिंग अपने मेंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव था, स्पेशली लीडर नकुल, कनिका और मिस्टीरियस क्वीनेस। पूरी रात से यशवंत के मन में एक ही सवाल चल रहा था और आखिरकार उसने झिझकते हुए मिसेज शर्मा से पूछा, वैसे क्या तुम्हें पता है कि अकीरा का एडवांस हैकिंग से क्या रिश्ता है? क्योंकि वह अभी तक समझ नहीं पाया था कि उसका लीडर अकीरा के लिए उसे चोट पहचाने उसके पास क्यों आया था। मिसेज शर्मा ने भी अपने होंठ काटे और बोली, अकीरा का वहाँ से कोई लेना देना होना इम्पॉसिबल है, वह सिर्फ एक अट्रैक्टिव लड़की है और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। हो सकता है कि किसी टाइम उसने अपने बॉडी से जयधन को अट्रैक्ट करके उसके साथ गलत संबंध बनाए हो। ये सुनकर यशवंत ने राहत की सांस ली। अब बात समझ में आई, नहीं तो वह इतना डरा हुआ था कि उसने लगभग ये सोचा कि अकीरा ही मिस्टीरियस क्वीनेस है। लेकिन ये सोचना भी बेवकूफ़ी भरा है। बूम! जब वे दोनों बातें कर रहे थे तभी बंद दरवाजा खुल गया। अचानक रोशनी अंदर आई। एक लड़की शांत एक्सप्रेशन और कोल्ड आंखों के साथ पीछे से अंदर की ओर आई। जब मिसेज शर्मा ने अकीरा को अंदर आते देखा तो वह अचानक गुस्से से कांप उठी। ये कुतिया, वह दहाड़ते हुए बोली, अगर यह घटिया लड़की अकीरा नहीं होती तो वह आज इस सिचुएशन में नहीं पहुंच होती। वह पागलों की तरह अकीरा की ओर दौड़ी, लेकिन अकीरा के पास पहुंचने से पहले ही व्याख्यात ने उसे लात मार दी। वह अभी भी गुस्से में थी। ये देखकर यशवंत गुस्से से भर गया, कैसे कोई उसे इस तरह से मार सकता था। वही व्याख्यात पूरा गुस्से से भरा हुआ था। मुंबई। मिसेज शर्मा को व्याख्यात ने लात मारी गई, जिस कारण वह लुढ़क कर जमीन पर गिर गई और उसके मुंह से खून निकलने लगा। यशवंत जिसने ये देखा और वह जल्दी से मिसेज शर्मा की तरफ भाग उसने उनकी उठने में मदद की और फिर अकीरा को घूरते हुए गुस्से से बोला, तुम अकीरा हो? वह सच में बहुत सुंदर दिख रही थी। क्या ये हो सकता है? क्या अभी जो थोड़ी देर पहले हम बातें कर रहे थे कि अकीरा उसके लीडर जयधन के बिस्तर तक पहुंच गई, तो क्या ऐसा सच में हुआ था? वह जितना ज़्यादा इस बारे में सोच रहा था उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। तभी यशवंत ने गुस्से से कहा, अकीरा हो न तुम? मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं कि मुझे जाने दो। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम जानती नहीं मैं कौन हूं, मैं एडवांस हैकिंग का मेंबर हूं। क्या तुम्हें पता भी है कि एडवांस हैकिंग कितने ज़्यादा पावरफुल है? वह तुम्हें कुचलकर मार भी सकती है। थोड़ा रुककर वह अकीरा को डरते हुए फिर बोला, यहाँ तक कि मेरी पहचान वाइस प्रेसिडेंट कनिका से भी है। इसलिए भले ही तुम और लीडर जयधन एक दूसरे को जानते हो तब भी सब बेकार है, इसलिए मुझे चुपचाप शांति से यहाँ से जाने दो, वरना खुद मैं यहाँ से अपने बलबूते पर बाहर निकल गया तो तुम्हारा और जयधन का जीना हराम कर दूंगा। उसने ऐसा जानबूझकर कहा था ताकि वह अकीरा को डरा सके। अकीरा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, व्याख्यात तुम बाहर चले जाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। हाँ, इतना बोलकर व्याख्यात दरवाजा बंद करके दरवाजा की बाहर खड़ा हो गया। दरवाज़ा साउंड प्रूफ था, इसलिए जो भी अंदर की चिल्लाने बोलने की आवाज़ें थी वह बाहर तक नहीं जा सकती थी। तुम कनिका को जानते हो, है न? अकीरा ने धीरे से वहां पर रखी चेयर को पैरों को पकड़ा और किसी रानी की तरह उस पर बैठ गई, लेकिन उसकी नज़रें फर्श पर ही बनी हुई थी जहां वह दोनों जोकर बैठे हुए थे। क्या हुआ, तुम डर गए? यशवंत ने उन्हें घूरते हुए कहा, तो फिर हमें जल्दी यहाँ से आज़ाद कर दो। अकीरा हल्का सा मुस्कुराई और अपनी एक आईब्रो उठाकर बोली, ये तो अच्छी बात है कि तुम उसे जानते हो। मैं भी उन्हें जानता हूँ। क्या तुम उन्हें जानती हो? यशवंत हंसा और बोला, तुम हो कौन जो उन्हें जानोगी? अकीरा, क्या तुम सच में जयधन के बिस्तर पर नहीं चढ़ी? जयधन बस एडवांस हैकिंग का लीडर है जो वहां पर हो रहे कामों को देखता है, और ऊपर से अगर तुम वाइस प्रेसिडेंट कनिका को जानती हो तो जो तुम बोलोगी मैं वह करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें सबूत देना होगा। अकीरा मुस्कुराए और उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। व्हाट्सएप पर जाकर वीडियो कॉल मिलाए। अपनी यह बेकार सी ट्रिक खेलना बंद करो, यशवंत में हंसते हुए लहजे ने कहा। अगले सेकंड कॉल कनेक्ट हो गई। सारा, गुड मॉर्निंग बेबी, एक सुस्त सी आवाज़ कॉल की दूसरी तरफ से आई।
जिसे सुनकर यशवंत का हंसता हुआ चेहरा एकदम से जम गई। यह आवाज, सिस, कोई तुमसे मिलना चाहता है, जरा देखो तो। इतना बोलकर अकीरा ने फोन पलट दिया। अगले ही पल कनिका और यशवंत का चेहरा एक दूसरे के सामने था, एक दूसरे को देखते हुए। यशवंत डर के मारे चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। एक ऑनलाइन मीटिंग के दौरान उसने कनिका को सिर्फ एक बार देखा था। उस लड़की का शरीर बहुत आकर्षक है और वह प्यार से हमेशा सबसे मुस्कुराते हुए बातें करती थी, लेकिन उसके साथ वह बहुत खतरनाक भी थी। गुस्सा आने पर वह किसी की गर्दन भी तोड़ देती थी। सारा बेबी, मैं अभी भी अपनी बाहों में एक आदमी के साथ सो रही हूँ, तुम मुझे बस इस तरह की गंदी चीजें मत दिखाओ। कनिका की प्यारी आवाज वीडियो कॉल से आई, जो पूरी आलस से भरी हुई थी। वही यशवंत डर के मारे चिल्ला उठा और अपनी घबराई हुई आवाज में कनिका से बोला, मैडम, मैं गलत था। प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मुझे यहाँ इन लोगों ने किडनैप कर रखा है। प्लीज़ मेरी मदद करिए, मुझे नहीं पता था। मिस अकीरा आपको जानती हैं, प्लीज़ मुझे यहाँ से बचा लीजिए। ये सुनकर कनिका गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम घटिया इंसान, तुमने उस इंसान को छूने की हिम्मत की जिसे मैं बेबी सारा बोलती हूँ। और तुम्हें तो लकी होना चाहिए कि तुम जयधन के हाथों से बच गए, वरना अब तक तुम्हारी हड्डियां टूट चुकी होती। यशवंत ने लगभग रोते हुए कहा, हाँ, मैं गलत था, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कनिका मैडम, मैं एडवांस हैकिंग का मेंबर हूँ, इसलिए मैं दूसरों के हाथों नहीं मर सकता, है ना? क्या यह एडवांस हैकिंग के लिए शर्म की बात नहीं होगी? प्लीज़ मेरी मदद करिए। उसने बहुत विनती की। यह उसके पास बस एकमात्र मौका था। जब तक एडवांस हैकिंग उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए तैयार है, तब तक वह बच सकता था। किसने कहा कि तुम दूसरों के हाथों मारे जा रहे हो? कनिका ने धीरे से हंसते हुए कहा, पूरी एडवांस हैकिंग बेबी सारा की है। अगर तुम उसके हाथों मर सकते हो, तब भी तुम्हें अपने आप को लकी मानना चाहिए। पूरी एडवांस हैकिंग बेबी सारा की है। ये सुनकर यशवंत के सिर में भिनभिनाहट की आवाज़ आई। उसे ऐसा लगा कि उसकी बॉडी में उल्टा खून बह रहा हो। आखिर वह कितने टाइम से जानना चाहता था कि एडवांस हैकिंग की मिस्टीरियस क्वीन कौन है। वह अकीरा थी, द मिस्टीरियस क्वीन एस ऑफ एडवांस हैकिंग। कोई हैरानी की बात नहीं कि जयधन जो लीडर था, उसने भी कहा था कि अकीरा ही वह है जिसे पूरा एडवांस हैकिंग की रानी माना जाता है। उसने उस टाइम उसे अकीरा की असली पहचान बता दी थी, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं कर सका। सिस, तुम वापस से सो जाओ, मैं फ्री होकर तुम्हें कॉल करूंगी, अकीरा ने हंसते हुए कहा। यशवंत को पूरी तरह से शॉक देखकर अकीरा ने आराम से फ़ोन रख दिया। वहां पर एक बार फिर पूरी तरह से शांति छा गई, लेकिन धीरे धीरे वहां का माहौल और ज़्यादा खतरनाक हो रहा था। यशवंत को लगा कि उसकी गर्दन किसी के बड़े हाथ ने दबा रखी है, जिससे वह बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था। कुछ सांस लेने के बाद वह मौत के कगार तक पहुंच गया। उसके दांत किटकिटा रहे हैं। वह किसी और चीज़ की परवाह नहीं कर सकता था। एक कुत्ते की तरह वह अकीरा के सामने रेंगता रहा और बोला, मैं गलत था। प्रेसिडेंट, बॉस, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अगर वह जानता कि अकीरा ही क्वीन एस है, फाउंडर ऑफ एडवांस हैकिंग, तो वह अकीरा को कभी भड़काने की हिम्मत नहीं करता, भले ही वह खुद मारा जाता। मिसेज शर्मा कनिका को नहीं जानती थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि उसने इतना अजीब और स्ट्रांगली रिएक्शन क्यों दिया, और ऊपर से उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अकीरा यशवंत की बॉस है। वह 40 साल का था और अकीरा सिर्फ 20 साल की लड़की। बॉस हैं? यशवंत, क्या तुम पागल हो? तुम अकीरा से ऐसा क्यों बोल रहे हो? वह कुतिया है। चुप रहो, यशवंत ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। इस औरत की हिम्मत कैसे हुई उसकी बॉस को कुतिया कहने की? वह तो शुक्र माने कि वह अभी तक जिंदा है। क्या तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो? मिसेज शर्मा कांप उठी और अपनी सूजी हुई आंखों में आंसू भरकर बोली, यशवंत। मुंबई, क्या तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो? मिसेज शर्मा कांप उठी और अपनी सूजी हुई आंखों में आंसू भरकर बोली, यशवंत। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें याद है ना, तुम एडवांस हैकिंग के मेंबर हो। आखिर तुम्हें किस बात का डर है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे यहाँ से बाहर जाओगे ताकि? उद्धरण चिन्ह। इससे आगे की मिसेज शर्मा अपनी बात पूरी कर पाती। यशवंत को पूरा गुस्से से भर गया और उसने हाथ उठाकर मिसेज शर्मा के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। उसने जो शब्द कहे हैं वे उसकी चिता पर लकड़ी का काम करेंगे। बॉस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे जाने दीजिए। यशवंत ने फिर से घुटनों के बल बैठकर अकीरा से दया की भीख मांगी। अकीरा ने बड़े आराम से अपनी बैठने के पोजीशन बदली और हंसते हुए बोली, मुझे नीचा फील मत करवाओ। तुम बॉस शब्द कहने के लायक तक नहीं हो। क्यों? इतने सालों में एडवांस हैकिंग का नाम यूज़ करके तुमने पर्दे के पीछे कितने गंदे काम किए हैं, तुम खुद ही बता दो तो अच्छा होगा। आई थिंक तुम्हें यह भी पता है कि एडवांस हैकिंग उनके साथ धोखा करने वालों को किस तरह से सजा देता है। जब यशवंत ने ये शब्द सुने तो उसे पता चल गया कि उसका अंतिम समय आ गया और वह पूरी तरह से जमीन पर स्तब्ध होकर बैठ गया। उसका चेहरा राख जैसा हो गया था, उसके होंठ कांप रहे थे और वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था।
वही मिसेज शर्मा उससे कुछ बोल रही थी जिसे वह बिल्कुल नहीं सुनना चाहता था। उसे तो वह वक्त याद आ रहा था जब वह अकीरा को नुकसान पहुंचाने के लिए उसने अपने गुंडों को भेजा था। वह भी किस लिए? जिस औरत से वह प्यार करता था, सिर्फ उसकी वजह से आज वह बर्बादी की कागर पर पहुंच गया। अब तो वह अकीरा की तरफ देख भी नहीं रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जो भी उसकी किस्मत में होगा उसने सब एक्सेप्ट कर लिया। अकीरा ने मिसेज शर्मा की ओर देखते हुए बोली, जहां तक आपकी बात है। इतना बोलकर वह चुप हो गई, फिर हंसते हुए बोली, पहले तो मैं आपको पुलिस स्टेशन भेजना चाहती थी और आपकी अच्छी बेटी से आपको मिलाना चाहती थी, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। ये सुनकर मिसेज शर्मा की नशे टेंस हो गई। जहां तक मेरी बात है तो आप मेरी प्यारी सौतेली माँ है, इसलिए मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। इतना बोलकर अकीरा ने अपने होंठ ऊपर उठाए और टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोली, कोई ऐसा इंसान जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मिसेज शर्मा का पहले ही सिर फट रहा था। ये सुनकर तो उन्हें ऐसा लग रहा था क्यों गुस्से में पागल हो जाऊंगी। आखिर अकीरा इतना डरावना कब हो गया? वह यहाँ बैठी हुई है, भले ही वह कुछ न करे, लेकिन तब भी वह एक रानी की तरह लग रही थी जिससे लोग डरते हैं। नहीं, कहा जाए तो ये बिल्कुल नरक की तरह था, जो इंसान को न जीने देती है और ना चैन से मरने। अकीरा को अपना फ़ोन निकालकर मैसेज भेजते देख उसकी आंखें भय से फैल गईं। और कुछ मिनट बाद व्याख्यात अपने साथ एक इंसान को अंदर लेकर आया। यह मिस्टर शर्मा थे। उसके भी पूरे शरीर पर चोटों के इंसान थे, खासकर उसके मुंह पर, जहां कहीं गहरे निशान थे जिसने हल्का खून बह रहा था। जब मिसेज शर्मा के साथ यह एक्सीडेंट वगैरह वाला हादसा हुआ तो उस टाइम मिस्टर शर्मा ने उसे छोड़ दिया था। ये जानवर उन्होंने गुस्से में मिस्टर शर्मा को किडनैप कर लिया और उन्हें बहुत टॉर्चर किया। जब मिस्टर शर्मा ने मिसेज शर्मा को देखा तो वह गुस्से में जल्दी से मिसेज शर्मा के पास जाकर उन्होंने एक जोर का थप्पड़ उन्हें मारा और चिल्लाते हुए बोले, घटिया औरत। उसके सच में एक दूसरे इंसान के साथ संबंध थे और फिर बाद में उसने किडनैप करके इतना टॉर्चर भी किया। मिसेज शर्मा उनके थप्पड़ से शॉक्ड रह गई और वह अब मेंटली भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। ऊपर से इस थप्पड़ ने उसकी मेंटालिटी को पूरी तरह से तोड़ दिया। इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अकीरा से लड़ सके या उसके खिलाफ कुछ कर सके, लेकिन वह मिस्टर शर्मा को ऐसे नहीं जाने दे सकती थी। मिसेज शर्मा आगे बढ़ी और मिस्टर शर्मा को कुरारत के साथ मरने लगी। अकीरा बिना किसी एक्सप्रेशन के ये सब तमाशा देख रही थीं। वह तब तक चुप रही जब तक कि वे दोनों पूरी तरह से एक दूसरे को मारते हुए नीचे जमीन पर गिर नहीं पड़े। मेरी प्यारी बेटी, उसे खड़े होते देख मिस्टर शर्मा ने जल्दी से कहा, अकीरा बेटा, तुम्हें सच बताओ तो इससे पहले जो कुछ भी हुआ उसमें सारी गलती तुम्हारे पिता की थी। मैंने इस औरत की बात सुनी और जिसने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया और इतना बुरा बिहेव करवाया। अपने डैड को इस बार माफ़ कर दो। फ्यूचर में मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करूंगा। अकीरा ने मिस्टर शर्मा को बचाने के लिए किसी को भेजा था, जिस कारण मिस्टर शर्मा ने सोचा कि अकीरा के साथ अभी भी उनका पिता बेटी वाला रिश्ता है। इन कुछ दिनों में इतना ज़्यादा टॉर्चर होने के बाद वह बहुत ज़्यादा डर गए थे। उनकी सबसे कम पसंदीदा बेटी अकीरा अचानक इतनी पावरफुल कैसे हो गई? अगर वह अकीरा का दिल जीत लेते हैं तो फ्यूचर में उसके दिन बहुत अच्छा से गुजरेंगे। अकीरा जोर से हंसी, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी मुस्कुराहट से भरी थीं और एक पल में वह अंधेरा कैमरा हल्की रोशनी से भर गया। मिस्टर शर्मा एक पल के लिए शॉक्ड रह गया, लेकिन अगले ही पल अकीरा के शब्दों ने उसे एक बर्फ की गुफा में गिरा दिया। माय गुड फादर, मुझे ये क्यों लग रहा है आप पहले से हो और भी ज़्यादा मोटे हो गए हैं। अकीरा, मिस्टर शर्मा ने हकलाते हुए कहा, आखिर मैं आपको डैड क्यों बोलूं? अकीरा ने एक गहरी सांस ली और बोली, जब से मुझे याद है आपने मुझे हमेशा अनदेखा किया। आपने इस औरत और उसकी बेटी की बातें सुनी और मुझे कभी नहीं प्यार दिया। यह मेरे दादाजी हैं जो मुझे हर साल अपने साथ रखने के लिए ले जाते थे और हमेशा मुझे प्यार देते थे और उन्होंने मुझे हर वह चीज़ सिखाई जिसकी मुझे ज़रूरत थी। हाँ, सिर्फ उनकी वजह से पहले अकीरा अच्छे से शर्मा मैंशन में अपनी ज़िंदगी जी रही थी, क्योंकि मिसेज शर्मा और उनकी बेटी को उसके दादाजी का डर था। उसकी चाची उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए वह ज़्यादा अपने दादाजी के साथ रहने की हिम्मत भी नहीं करती थी। लेकिन जब भी वह वहाँ पर गई उसके दादाजी ने वह हर एक चीज़ उसे सिखाई, जिसे बाद वह कनिका नकुल और दूसरे लोगों से मिली और उसने खुद रिकॉर्ड बनाकर एक एडवांस हैकिंग कंपनी स्टार्ट की। लेकिन पिछले ज़िंदगी में उसे अपने मॉम डैड का प्यार नहीं मिला था, इसलिए वह बहुत तरसती थी दोनों के प्यार के लिए। दूसरों बच्चों के भी माता पिता होते थे और उसके भी थे, लेकिन वह उससे प्यार नहीं करते थे। तब भी वह हमेशा मिस्टर शर्मा, मिसेज शर्मा, यहाँ तक कि शिरीन और श्री के बीच में ही अपनी खुशी ढूंढती थी। इसके कारण ही उसने अपनी आंखें खोल दी, उसके दोस्त कनिका नकुल और दूसरे लोगों से सारे रिश्ते खत्म कर लिए और आखिरी में बस उसे एक दर्दनाक मौत मिली। ये सोच सोच कर अकीरा की आंखें लाल हो गई और उसने गुस्से से कहा, बचपन से लेकर बड़े होने तक क्या एक दिन भी आपने कभी मुझे अपना प्यार दिखाया?
तो फिर आप कैसे मुझे अपने आप को डैड बोलने को कह सकते हैं? अकीरा के हर शब्द ने उसके दिल के जज्बात थे, जिसे सुनकर मिस्टर शर्मा का चेहरा तुरंत लाल हो गया, लेकिन ये शर्म की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें डर था कि कहीं अकीरा उनसे नफरत न करने लगे। मुंबई, अब उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्हें अकीरा के सहारे की हद से ज़्यादा ज़रूरत है। उसने शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगी, लेकिन इस बार वह सच में शर्मिंदा थे और ईमानदारी से अकीरा से माफ़ी मांग रहे थे। अगर अकीरा ने उसे माफ़ नहीं किया तो अब वह जिंदगी भर इसी पछतावे में रहेंगे। डैड जानते हैं कि वे गलत थे, वे पहले भी तुम्हारे लिए बहुत लापरवाह कर चुके हैं, लेकिन अपनी स्वर्गवासी माँ के खातिर प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दो, ठीक है? मिस्टर शर्मा उसकी माँ को बीच में ले आए, लेकिन यह नहीं बताया कि अकीरा की माँ एकदम ठीक थी और उनकी अचानक मौत कैसे हुई। जब उन्होंने उसकी माँ का जिक्र किया तो अकीरा के दिल में गुस्सा और भी बढ़ गया। वह गुस्से में जोर से हंसी और उसकी आंखों के कोने लाल हो गए। पिछले जिंदगी में जब वह बिस्तर पर पड़ी पैरालाइज हो गई थी तो उसके कानों में उनके वह शब्द गूंज रहे थे जो उन्होंने उससे कहे गए थे, जिसे सोचकर अकीरा फिर से गुस्से से भर गई और उसने अपनी ठंडी आवाज में कहा, मेरी माँ की खातिर। मानो वह नर्क से आए हो, और वह गुस्से से बोली, अगर आप ये कहोगे तो क्या आपको डर नहीं लगेगा कि मेरी माँ का भूत आपके पास आ जाएगा? मेरी माँ क्यों मरी, याद है आपको? मिसेज शर्मा चौंक गया, अब तो उनके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी और उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया। अकीरा ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोली, मेरी माँ ने जब मुझे जन्म दिया है और वह उस टाइम भी बहुत कमज़ोर थी, इसलिए आपने इस मौके का फ़ायदा उठाया और इस औरत, मिसेज शर्मा की तरह इशारे करते हुए, को घर ले गए, जिस वजह से अपनी मेरी माँ को पागल बना दिया। क्या आप ये सब भूल गए हैं? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी और अंधेरे कमरे में वह और भी अजीब तरह से डरावनी सुनाई दे रही थी, जिससे वहाँ पर बैठे लोग डर से कांप उठे। वह बोली, मेरी माँ शर्मा फैमिली की नोबेल लेडी थी, लेकिन सिर्फ आपके लिए उन्होंने अपने परिवार छोड़ को भी छोड़ दिया और दादाजी से भी नाता तोड़ लिया। उन्होंने खुद को आपके लिए समर्पित कर दिया, आपका साथ दिया और आपका सपोर्ट किया, लेकिन आपके क्या किया? आपने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया और उनसे इतनी नफरत कि वह मरने के लिए मजबूर हो गई। मिस्टर शर्मा को उम्मीद नहीं थी कि अकीरा को सब कुछ पता होगा। अब वह और बहस नहीं कर सकते थे और उसके दिल में घबराहट फैल गई। अकीरा को सब कुछ पता था, कोई हैरानी नहीं कि उनके प्रति उसका रवैया इतना बदला हुआ क्यों था। तो क्या अब भी वह उन्हें जाने देगी? जब अकीरा ने बोलना खत्म किया तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने दिल में रुकी हुई सांसें गहरी गहरी सांस के रूप में बाहर निकलने लगी। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में कोई और इमोशन नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियों अभी भी थोड़ी लाल थी। चलिए आपके साथ अतीत की बात नहीं करते, अभी जो चल रहा है उसकी बताते करते हैं आप दोनों। आपको क्या लगता है मैं अब आपके साथ क्या करूंगी? इतना बोलकर वह फिर डेंजरस हंसी। मिस्टर शर्मा पागल हो रहे थे, उसकी सिर की नसें फटने वाली थीं। मिस्टर शर्मा बोले, अकीरा, मैं गलत था, मैं सच में गलत था, प्लीज़ मुझे जाने दो, क्या तुम मेरी जान बख्श सकते हो? ठीक है। अकीरा सच में सहमत हो गई, इतनी आसानी से मान गई। मिस्टर शर्मा एक पल के लिए शॉक्ड रह गया और हैरानी से अकीरा को देखने लगे। अकीरा टेढ़ा मुस्कुराए और उनसे बोली, माय लवली डैड, आप जल्द ही जान जाएंगे कि जीना सबसे दर्दनाक चीज़ है। क्या आप ब्लैक आई गैंग के बारे में जानते हैं? मैं आपको और अपनी प्यारी पत्नी को वहां भेज दूंगी। अब वहां से आप बच पाओगे या नहीं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ब्लैक आई गैंग, वह तो नर्क से भी बदतर है। वहां सिर्फ एक का राज चलता है और कोई भी वहां पर किसी को कंट्रोल कर लेता है। जो कोई भी वहां जाता है उससे ज़्यादा उसे मौत बेहतर लगती है। मिस्टर शर्मा जैसे कमज़ोर इंसान की तो वहां जाकर हड्डियां ही टूट जाएगी। मिस्टर एंड मिसेज शर्मा जानते थे कि यह कितना डरावना था, इसलिए वे वहां नहीं जाना चाहते थे। वहां मत भेजो। वही मिसेज शर्मा वहां जाने की बजाय पुलिस स्टेशन जाना पसंद करेगी। लेकिन आखिर वह अकीरा को रोकते भी तो कैसे? अपनी बात बोलते के बाद अकीरा सीधे वहां से बाहर चली गई। उसके पीछे दो लोगों का रोना धोना शुरू हो गया, जैसे धरती पर नरक हो और वह कदम दर कदम नरक से अंदर जा रहे हो। लोहे के गेट से बाहर निकलते हुए अकीरा की जो टेंस बॉडी थी एकदम से रिलैक्स हो गई। उसके कंधे झुक गए और वह बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रही थी। लेकिन अगले ही पल उसकी नसें फिर से टेंस हो गईं। अभी वह आदमी दीवार के सहारे खड़ा था। वहां पर अंधेरा होने की वजह से उसका शरीर ज्यादातर अंधेरे में छिपा हुआ था। अकीरा को नहीं पता था कि वह यहाँ कब आया और अंदर जो कुछ हुआ इसमें से उसने कितना सुना। अभिवंत की उंगलियों के बीच एक सिगरेट थी और उसमें से सफ़ेद धुआं निकल रहा था। उसकी आईब्रोज मुड़ी हुई थीं। अंधेरे में अकीरा उसके हाव भाव को साफ साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन वह बुरे मूड में लग रहा था और सिगरेट पकड़े हुए हाथ भी हल्का थोड़ा सफ़ेद लग रहे थे। अभिवंत कॉन्फ्रेंस कॉल करने के बाद जल्दी ही यहाँ आ गया और फिर उसने सुना कि अकीरा और मिस्टर शर्मा ने क्या कहा। सच में उसकी लिटिल गर्ल को बहुत दुख सहना पड़ा।
जिसके लिए उसने अपने आप को थोड़ा बहुत दोषी ठहराया। उसे अपनी लिटिल गर्ल को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए था। लेकिन अब अकीरा के करीब जाने, उसकी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करने और उसे कभी भी और ज़्यादा दुख न सहने देने की पूरी कोशिश करता था। बस हाँ, कभी कभी वह खुद गुस्से में वह उसे हर्ट कर देता था। अकीरा को वहां देखकर वह सीधा खड़ा हो गया और अपनी टांगें खोलकर वह उसकी ओर चला। वह अपने एक्सप्रेशंस को शांत बनाए रखने की पूरी कोशिश करने लगा। तुम फिर से सिगरेट पी रहे हो? अकीरा ने उसके हाथ में सिगरेट को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। मैं खुद को रोक नहीं सका। मैंने एक सिगरेट जलाई, लेकिन मैंने उसे सच में नहीं, अभी तक नहीं पी है। अभिवंत ने सिगरेट को एक तरफ फेंक दिया और सच बोला, चाहो तो तुम मुझे सुनकर देख सकती हो। मेरे अंदर से बदबू नहीं आ रही, और हाँ, बस इसलिए तुम मुझे नापसंद नहीं कर सकती। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? मुंबई। मैं इस बारे में सोचूंगी, अकीरा ने अपने होठों के कोने का पाउट बनाते हुए कहा। ये सुनकर अभिवंत ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, मैंने तुम्हें बताया। तो क्या तुम सचमुच इसके बारे में सोचती हो? अकीरा एक पल के लिए शांत रही, फिर अभिवंत को देखती हुई हल्की चिंता से बोली, पहले तो मुझे इस बारे में ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब मैंने तुम्हें कल रात बोला था कि मैं थोड़ा थोड़ा रोज इस बढ़ाऊंगी, तो मैं वही करूंगी। अभी फिलहाल मुझे अपने कॉलेज के रिलेटेड वर्क कंप्लीट करना है। अभिवंत ने अपना सिर हिलाया, वह अच्छे मूड में लग रहा था। उसने कहा, चलो वापस चलते हैं। यहाँ व्याख्यात है, वह सब संभाल लेगा। अकीरा ने सिर हिलाया और बाहर जाने वाली थी, लेकिन तभी अभिवंत ने सीधे उसे उसकी कमर से पकड़ लिया। यहाँ देखकर अकीरा ने अपना सिर घूमकर उसे देखा और अपनी गहरी आंखों से बोली, भगवान ने मेरे हाथ पर दिए हैं, मैं खुद चल सकती हूँ। ओह, तो क्या तुम मुझे छोड़ने का कष्ट करोगे? अभिवंत ने आंखें मूंद लीं और प्लेफुल टोन में बोला, क्या तुम्हें याद है पिछली बार यहीं पर तुमने बीमार होने का, मुझे चक्कर आ रहे हैं का नाटक किया था और मुझे गले लगाने दिया था? ये सुनकर अकीरा सोच में पड़ गई। वही अभिवंत आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोला, मुझे अभी भी याद है वह सब, इसलिए आज मैं पहल कर रहा हूँ तुम्हें गले लगाने की। तो क्या तुम खुश नहीं हो? मिसेज सूर्यवंशी, तुम सबसे अलग हो। लास्ट लाइन बोलकर अभिवंत जानबूझकर उसे चिढ़ रहा था। जो उसकी गहरी फ्रिक्शन आंखें अकीरा से ये सब बोलते हुए और ज़्यादा गहरी हो गई थी। अकीरा ने अपना सिर उसके सीने में छिपा लिया, जिसे साफ पता चल रहा था कि वह कुछ नहीं बोलना चाहती। अभिवंत उसे वापस कमरे में ले गया और बिस्तर पर लिटाकर बोला, उस रूम का मामला मुझ पर छोड़ दो। पहले तुम्हें अच्छी तरह आराम कर लेना चाहिए। मैंने आज के लिए अपने सभी काम निपटा लिए हैं और मैं आज पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। अकीरा ने तकिया को गले से लगाया और उसकी ओर देखते हुए बोली, एक मिनट रुको, मुझे कुछ याद आया। क्या? अभिवंत ने उसकी ओर देखा। अकीरा बोली, वह जैसा भी है, लेकिन है तो एडवांस हैकिंग का मेंबर, तो तुम्हें उन्हें ही उसे सौंप देना चाहिए। अगर तुमने यशवंत को वापस नहीं किया तो हो सकता है एडवांस हैकिंग में मेंबर्स तुम्हारे ऊपर केस कर दे। हालांकि अभिवंत भी उसका पति था, लेकिन उसे यह बात ज़्यादा ठीक लगे कि अभिवंत अगर एडवांस हैकिंग के मेंबर को उनके हिसाब से निपटाने देगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उसकी बातें सुनने के बाद अभिवंत की एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड हो गए। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह एडवांस हैकिंग का जिक्र करें अपने मुंह से? हाँ, सच, उसकी बीबी का वह आशिक, वह जंगली आदमी, वह भी तो एडवांस हैकिंग से ही था, जिसे उसे पीटने के बाद उसके ऊपर केस किया। तो क्या उसकी बीबी उस जंगली आदमी के पक्ष में खड़ी हुई थी? वह यही सब बस अपने दिमाग में सोच जा रहा था। ये सोच सोचकर अभिवंत के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गए और वह गुस्से से बोला, लिटिल गर्ल, आखिर तुम बहुत ज़्यादा कैपेबल लड़की हो। तो क्या एडवांस हैकिंग के लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं? मुझे नहीं पता, अकीरा ने एकदम से कहा। उसने एक तरीके से बिल्कुल सही जवाब दिया था, क्योंकि बहुत कम लोगों ने आज तक मिस्टीरियस क्वीन एस को देखा था। बस 3-4 लोगों के अलावा कोई नहीं जानता था कि अकीरा कौन है। अकीरा इतनी ज़्यादा कैपेबल थी कि उसने 15 साल की उम्र में ही एडवांस हैकिंग अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी थी। अभिवंत ने अपने दांत किटकते हुए कहा, एडवांस हैकिंग में क्या तुम बहुत से लोगों को नहीं जानती? अभिवंत का सवाल सुनकर अकीरा एक पल के लिए झिझकी और फिर बोली, ये सब ठीक है, शायद हाँ। तो शायद ही सोचकर बता दो, वह जंगली आदमी कौन है? उसका नाम क्या है? आखिरकार अभिवंत ने सही मुद्दे पर आते हुए कहा। अब अकीरा समझ नहीं सकी। उसने उसे देखा और सीरियस होते हुए बोली, एडवांस हैकिंग में कोई जंगली आदमी नहीं है। अभिवंत की आंखें और ज़्यादा डार्क हो गई और उसने फिर कुछ ऐसा कहा जो वह समझ नहीं सकी, इसलिए अकीरा उसे कन्फ्यूजन से देखने लगी। ये देखकर अभिवंत व्यंग्य किया, तुम अभी भी नहीं समझी, ये समझना ही नहीं चाहती। लिटिल गर्ल, अच्छे बच्चों की तरह मुझे सब सच बता दो। वही अकीरा को सच में समझ नहीं आया कि आखिर वह बोलना क्या चाहता है। अभिवंत भी गलत था, उसे खुद समझ में नहीं आया कि उसने क्या कहा। यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि अकीरा उसके बात समझ क्यों नहीं सकी। अब बस अभिवंत को ये लग रहा था कि अकीरा उस जंगली आदमी के बारे में अच्छी तरह से जानता है, उसकी बीबी बस उसे कुछ बताना नहीं चाहती।
इसलिए उसने उसे और ज़्यादा समझाने की जहमत नहीं उठाई। वहीं अकीरा सोच रही थी कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, तो जब उसकी कोई गलती ही नहीं थी तो उसे क्या बताती। क्या ये हो सकता है कि अभिवंत को पता था कि वह मिस्टीरियस क्वीनेस थी? अकीरा ने अपनी आईब्रोज सिकुड़ी और अभिवंत से बोली, अभी बिना किसी बात के मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। बिना किसी बात के प्रॉब्लम? किसने बेवजह प्रॉब्लम खड़ी की? तुम्हें पता है ना मेरा गुस्सा ठीक नहीं है, अभिवंत ने अपनी हल्की लाल हो चुकी आंखों से कहा। जब अकीरा ने अपनी गहरी आंखों से उसकी तरफ देखा तो उसे गिल्टी महसूस हुआ कि इतने टाइम तक उसके साथ रहने के बाद भी उसने कभी उस सच नहीं कहा। नहीं, उसे नहीं पता कि वही सारा है। अकीरा ने इसके बारे में ध्यान से सोचा और अब उसने अभिवंत को हर दिन थोड़ा सा पसंद करने का फैसला किया, इसलिए उसे उससे यह बात नहीं छिपानी चाहिए। यह उसके लिए सही नहीं है, आखिर जैसी भी हो वह उसका पति था। अकीरा ने अभिवंत को सीरियस होकर देखा और उसे बताने जा रही थी कि वह डॉक्टर सारा, एडवांस हैकिंग की मिस्टीरियस और पावरफुल क्वीन है। मुंबई। लेकिन तभी उसके गले से आवाज ही नहीं निकले और उसने अपना मुंह पिलो में छुपा लिया। अकीरा ने अभिवंत को देखा और बात बदलते हुए कोल्डली बोली, मैं सच में नहीं जानती कि जंगली आदमी से तुम्हारा क्या मतलब है। अभिवंत ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अकीरा ने आगे कहा, तो मैं तुम्हें इस बात का जवाब नहीं दे सकती, लेकिन हाँ तुम्हें एक सीक्रेट बता सकती हूँ। अरे नहीं, दो सीक्रेट? अकीरा की आंखें बिल्कुल साफ थीं, लेकिन उसके एक्सप्रेशन अभी भी थोड़े अजीब थे। आखिरकार उसने अभिवंत को पहले नहीं बताया था और अब अगर वह उसे बताएगी तो वह कहीं नाराज ना हो जाए, क्योंकि उसे पता था वह गुस्से वाला और मूडी आदमी है। उसने एक सांस ली, वह उसे पूरी कहानी बताने के लिए तैयार थी। सच में? मैं? तुम क्या? इससे पहले कि अकीरा बोलती, अभिवंत ने उसके चेहरे पर चुटकी काटी और गुस्से से मजाकिया लहजे में बोला, लिटिल गर्ल, तुमने बहुत अच्छी तरीके से पूरी बात ही बदल दी। इसके अलावा उसने ये देख लिया था कि वह उसे कोई भी दो सीक्रेट नहीं बताने वाली थी। जो बात थी उसे बोलने में वह झिझक रही थी, इसलिए उसने ही माना कर दिया उसे कुछ भी बोलने से, क्योंकि वह उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता था। इसलिए उसने उसे सीधे रोक दिया। वह उस जंगली आदमी के बारे में खुद पता लगा लेगा। उसने अभी जो कहा वह क्या है? क्या वह उस जंगली आदमी के बारे में उसे कुछ बताना चाहती थी? ये वह जानती है कि एडवांस हैकिंग की मिस्टीरियस क्वीनेस कौन है, ये जीनियस डॉक्टर सारा कौन है। लेकिन लिटिल गर्ल से बात करते हुए उसे यह क्यों महसूस होता था कि डॉक्टर सारा कुछ हद तक उसके समान थी। ये सब सोचकर अभिवंत ने खुद को ही डांटा। वह कैसे ये सोच सकता था उसकी बीबी की वह डॉक्टर सारा कभी बर्बरी भी कर सकती थी। उसकी बीबी बेस्ट थी। मैंने टॉपिक चेंज नहीं किया, अकीरा ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ते हुए कहा। अभिवंत ने फिर से उसके चेहरे पर चुटकी काटी और बोला, मैंने तुम्हारे सीक्रेट्स नहीं सुनने, लेकिन अगर इन फ्यूचर तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, यह अपने दिल से कुछ बताना हो, तुम जब चाहें मुझे खोलकर बता सकती हो। मुझे तुम्हारे पास रहूंगा, लेकिन तुम्हें किसी दूसरे इंसान के पास जाने की इज्जत नहीं है, स्पेशली उस हैकिंग में जंगली आदमी के पास तो बिल्कुल नहीं। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? अकीरा ने कहा, आह ठीक है, तो तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो और फिर कहते हो कि मैं तुमसे बोलते नहीं। मैंने तुम्हारी कौन सी बात नहीं सुनी? और अगर तुम अभी वाली बात बोल रही हो तो मैंने देख लिया था कि वह तुम मुझे बताने में झिझक रही थी, इसलिए मैंने मना कर दिया था। अब उस चीज़ के लिए अफसोस मत करो, अभिवंत ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। मुझे कोई अफसोस नहीं है, और छोड़ो जो हो गया। इतना बोलकर अकीरा ने बात करना बंद कर दिया। अभिवंत ने बात बदलते हुए सीरियसली कहा, मैं व्याख्यात को उसे एडवांस हैकिंग में वापस भेजने को बोल दूंगा। इस बारे में बात करते हुए अभिवंत की एक्सप्रेशन नाखुश दिख रहे थे, लेकिन अगले ही सेकंड जब उसने कुछ सोचा तो उसने अपनी जलती हुई आंखों से अकीरा को देखा और उसे घूरते हुए बोला, लिटिल गर्ल, तुम देखो, मैंने तुम्हारी हर बात सुनी है। कल रात जो हमने बात की थी, तो क्या आज मैं तुम्हें और ज़्यादा पसंद आ गया हूँ? उसकी फीनिक्स जैसी आंखें सिकुड़ी हुई थीं और वह अट्रैक्टिव दिख रहा था, लेकिन उसकी एक्सप्रेशन इस टाइम थोड़ी अजीब लग रहे थे, शायद इसलिए कि वह अकीरा से यह कहने में शर्मिंदा महसूस कर रहा था। अकीरा ने अपने होंठ मुड़े हुए बोली, ठीक है, मैं इसे थोड़ा और बढ़ा देती हूँ। अल्पविराम डॉट। दूसरी तरह अभिवंत ने व्याख्यात को कॉल करके सब समझ दिया था। व्याख्यात ने मिस्टर एंड मिसेज शर्मा को वहां से दूर भेज दिया था और अब वह यशवंत को ले जा रहा था, जो बेहोश पड़ा हुआ था। ये सोचते हुए व्याख्यात गुस्से से भर गया कि अब वह इस आदमी को जयधन को देने वाला है, जिस वजह से यशवंत को उसे सबक सिखाने का मौका नहीं मिला। जयधन ने अपनी बाहें क्रॉस करके कार के साइड में झुक गया। जब उसने उसे आते देखा तो उसने सीटी बजाई और मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम आखिर आ ही गए, तुम तो पहले से भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। जयधन के हर शब्द में उसके के लिए मजाक भरा हुआ था। तुम भी बुरे नहीं हो, व्याख्यात ने व्यंग्य किया और जयधन से थोड़ी दूर होते हुए बोला, तुम्हारे सनग्लासेस बहुत ज़्यादा फैशनेबल है।
ये सुनकर जयदिन की आंखों में खुजली होने लगी और उसने अपनी आंखों को मसाला और अपनी आंखों से व्याख्यात को देखते हुए सोचने लगा कि क्या वह सनग्लासेस नहीं पहन सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हंसने की, जयदिन ने गुस्से से कहा। इतना बोलकर उसने यशवंत को देखकर व्याख्यात पर हंसते हुए कहा, मैंने कहा था तुम इस आदमी को एडवांस हैकिंग के लोगों से दूर नहीं ले जा सकते। इतना बड़ा चक्कर लगाने के बाद आखिरकार तुम्हें जैसे पास इस आदमी को वापस भेजना ही पड़ा। ये सुनकर व्याख्यात का चेहरा पीला पड़ गया। उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि पहले वही था जिसने जबरदस्ती यशवंत को उसके हाथों से छीना था और अब वह उसे यशवंत को वापस करने आया है। उसके उदास चेहरे को देखकर जयदिन का मूड बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। उसने अपना हाथ उठाया और इसका एक आदमी व्याख्यात के पास गया। व्याख्यात ने भी इशारा किया और उस आदमी ने यशवंत को उसकी कार से निकालकर जयदिन की कार में फेंक दिया। जयदिन भी कार में चढ़ने वाला था, लेकिन जब वह नीचे झुका तो एक पल के लिए वह रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो व्याख्यात का हाथ उसकी चेस्ट पर था। ये देखकर जयदिन की आंखें सिकुड़ गई। मुंबई। ये देखकर जयदिन की आंखें सिकुड़ गई। मेरे हाथों को देखो, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, व्याख्यात ने गुस्से से कहा। ये देखकर कि उसने उसकी ओर देखने की हिम्मत की, जयदिन जोर से हंसा। उसका स्वभाव बड़ा गुस्सैल था। व्याख्यात हो न, जयदिन ने अपने होठों पर जीभ फरारी और बोला, मुझे तुम याद हो। आखिर वह उसे कैसे भूल सकता था। ये वही तो था जिसने उसकी आंखों के पास इतनी बुरी तरह चोट मारी थी कि वहां पर एक निशान बन गया। यस, व्याख्यात ने लगभग अपने दांत कुचल डाले और गुस्से से बोला, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। देखना, वह बाद में उसके सारे बाल उधर कर उसे पूरी तरह से गंजा बना देगा। लेकिन इस वक्त जयदिन का मूड बिल्कुल नहीं था कि वह व्याख्यात से लड़े, इसलिए उसने उसे धक्का दिया और कार में बैठकर वहां से निकाल गया। अल्पविराम डॉट। अगले दिन कॉलेज काम करते हुए शाम हो गई और अब तक मेडिकल रिपोर्ट का ट्रांसलेशन लगभग पूरा हो चुका था। सभी रिपोर्टों को अकीरा ने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था, जिस वजह से अकीरा की बहुत तारीफ हुई और कल को उसे दूसरे कॉलेज में भी जाना था। लिपिका ने मुस्कुराते हुए अकीरा से कहा, अकीरा, इस बार तुम्हारी मदद की वजह से ही हम इतने कम समय में सारा काम कंप्लीट कर पाए हैं। इतना बोलकर लिपिक की नज़र नेत्रा पर गई जो वहीं पर खड़ी थी। ये देखकर वह एक पल के लिए बोलते हुए रुक गई और फिर नेत्रा से बोली, थैंक यू नेत्रा, तुमने भी हमारी बहुत मदद की इस ट्रांसलेशन में। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि जब नेत्रा ने पहली बार ट्रांसलेशन की तो उसने उसमें सारी गड़बड़ कर दी, जिससे अकीरा को भी उसे समझाकर ठीक करना पड़ा, जिस वजह से अकीरा और ज़्यादा परेशानी से भर गई। नेत्रा की हथेलियां जो एकदम बंद थी, उसके नाखून उसके हाथ में घुस गए। अकीरा को कॉलेज की लड़की कहना और उसे अकीरा की असिस्टेंट कहना, तो यह उन दोनों के बीच भेदभाव नहीं हो गया था जो वह लोग कर रहे थे। लिपिका ने अपनी अलसाई हुई आवाज में जवाब दिया, ओह कितना काम था, सब करके मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आखिरकार अब लगभग सारा काम खत्म हो गया है, तो चलो रात को चलकर आराम से डिनर करते हैं। ये सुनकर क्रिश, मायरा और बाकी जो लोग थे सबने अपना सिर हिलाया। क्या अकीरा के पास टाइम है? लिपिका ने उससे पूछा। अकीरा ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए कहा, मैंने अपने एक क्लासमेट को बोला था कि मैं उसके साथ खाना खाऊंगी, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अभिवंत की कंपनी को आज कुछ काम है, इसलिए वह आज उसके साथ रात को डिनर नहीं करना वाला था और अलिका बहुत टाइम से उसके पीछे पड़ी थी डिनर के लिए, इसलिए उसने उसे हाँ कर दी। कौन सी क्लासमेट? इससे क्या फर्क नहीं पड़ता, तुम हमारे साथ चलो और उसे भी बोल दो कि वह हमारे साथ ज्वाइन हो जाए, लिपिका ने सुझाव दिया। थोड़ा रुक कर लिपिका फिर बोली, एक साथ खाना खाने में ज्यादा मजा आता है। ओके, मैं उससे पूछ लेती हूँ। अकीरा ने सीधे हाँ नहीं करी, उसने पहले अलिका से इस बारे में पूछना जरूरी समझा, क्योंकि अलिका लिपिक और बाकी लोगों को नहीं जानती थी, इसलिए कहीं उसे दूसरे लोगों के साथ डिनर करने में शर्मिंदा या अनकंफर्टेबल फील ना हो। अकीरा ने अलिका को एक मैसेज भेजा। अलिका ने तुरंत जवाब दे दिया, हाँ क्यों नहीं जाऊंगी। वहां पर सारे सीनियर होंगे, तो क्या क्रिश भी होगा? मेडिकल डिपार्टमेंट का स्टूडेंट, तो मैं खुशी खुशी सीनियर के साथ डिनर करने के लिए तैयार है। अकीरा ने ठीक है लिखा। अलिका सच में ऐसा लड़की नहीं था जो दूसरों के साथ अनकंफर्टेबल फील करती हो। क्या हुआ, क्या तुम अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हो? ये वह हमारे साथ आ रही है? लिपिका ने इम्पेशेंस होकर पूछा। अकीरा ने सिर हिलाया, वो आप लोगों के साथ डिनर करने के लिए तैयार है। आप लोग चल जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी। नेत्रा ने अपने होंठ बीचे और मुस्कुराते हुए बोली, मैं अकीरा की तरह नहीं हूं जो बात करके आप लोगों को खुश कर दे। उसके कहे हुए शब्द लिपिका को गुस्सा दिला रहे थे। लिपिका को भी नेत्रा से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब से वह यहाँ पर आई थी तब से उसे वह न पसंद ही नहीं करती। वहीं क्रिश जो वहीं पर खड़ा होकर इतनी देर से ये सब देख रहा था, वह आगे आया और नेत्रा से बोला, अगर तुम्हें पता है कि तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो चुप रहा करो ना। तुम्हें ये भी पता है कि तुम ऐसी लड़की हो जो हमेशा दूसरों को परेशान करती हैं।
वहीं अकीरा को देख लो, वह कितनी ज़्यादा स्मार्ट और सुंदर है और हमेशा सबसे प्यार से बातें करती है। इसके अलावा हमने तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया था, और आखिरी बात, कौन तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता है? ये सुनकर नेत्रा का चेहरा तुरंत पीला हो गया। लिपिका ने अपना कॉलेज बैग एक कंधे पर रखा, उसकी नज़र नेत्रा पर पड़ी और उसने अचानक कहा, स्टूडेंट नेत्रा। उनकी आवाज़ एकदम साफ थी, अकीरा पूरे कॉलेज की पसंदीदार लड़की है। ऐसा नहीं है कि वे हमें खुश करती हैं, बस बात इतनी है कि हम उसे दिल से पसंद करते हैं। लिपिका की आवाज़ एकदम शांत थी, लेकिन उसकी शांत आवाज़ में बोले गए हर एक शब्द नेत्रा को अपने दिल में चुभ रहे थे। ये वह थी जिसने दूसरों को खुश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उल्टा उसकी बेइज्जती ही हुई। नेत्रा के दिल और दिमाग में ये सारी बातें घूम रही थी। वह गुस्सा और शर्मिंदा थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। क्यों, आखिर क्यों ऐसा है? कृष लिपिका ने भी अकीरा की तारीफ की और उसे बेइज्जत किया। उसने बस उसके खिलाफ एक बात कही और उन्होंने उसे शर्मिंदा करने के लिए बहुत कुछ कह डाला। नेत्रा की आंखें गुस्से से लाल थीं और साथ में हेल्पलाइन भी महसूस कर रही थी, क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट में से किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया, कोई उसके लिए खड़ा नहीं हुआ। अकीरा चलो चलें। लिपिका के बोलने के बाद उसने फिर से नेत्रा की ओर नहीं देखा और पहले आगे चली गई, और फिर उसने पीछे से कृष और अकीरा को बाहर जाने लगी। 1 मिनट रुको, मैं कुछ लेकर आती हूँ, अकीरा बोली, और अपनी सीट के पास चली गई जहां पर वह बैठकर काम कर रही थी। वहां का कंप्यूटर अभी भी स्टार्ट था। उसने कीबोर्ड पर हाथ रखा, कुछ शब्द जल्दी जल्दी टाइप किया और फिर कंप्यूटर बंद कर दिया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उसने अपना बैग उठाया और लिपिका के साथ बाहर चली गई। नेत्रा के पास से गुजरते हुए उसने अपने होठों को थोड़ा अजीब तरह से हिलाया। जल्द ही सभी लोग वहां से बाहर निकाल गए, सिर्फ नेत्रा अकेली बची थी। नेत्रा ने बंद दरवाजे को गुस्से से देखा, ये कन्फर्म करते हुए कि वे फिर से वापस नहीं आएगी। उसकी नज़र अकीरा के कंप्यूटर पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा हो। मुंबई। नेत्रा अकीरा के वर्कस्टेशन पर गई और कंप्यूटर चालू किया। कंप्यूटर में रखे हुए फोल्डर खोलें और उस पर क्लिक किया। जैसा कि उसने सोचा था, उसने पूरी मेडिकल रिपोर्ट और सारे इंग्लिश ट्रांसलेशन के डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे। ये जो सारे डॉक्यूमेंट थे ये दूसरे कॉलेज को तो भेजे ही जाएंगे और साथ ही नेशनल मेडिकल डिपार्टमेंट में भी इन सब चीज़ों को भेजा जाएगा। प्रोफेसर ने कल सुबह 9 बजे ये सारे डॉक्यूमेंट भेजने का टाइम बताया था। क्या होगा अगर उससे पहले ही किसी और ने ये मेडिकल रिपोर्ट पब्लिश कर दी तो? अकीरा और बाकी सीनियर्स के जो कड़ी मेहनत थी वह पूरी बर्बाद हो जाएगी। यहाँ तक कि अकीरा, जो सारे डॉक्यूमेंट की इंचार्ज थी, और उसको ही यह जिम्मेदारी मिली थी कि सारे फाइनल डॉक्यूमेंट अच्छे से संभल कर रखने हैं। अगर क्या हो ये सारे डॉक्यूमेंट पब्लिश हो जाए तो अकीरा किसी को मुंह दिखने के लायक नहीं रहेगी। गलती तो गलती है, अगर हो गए तो कोई भी नहीं बच पाएगा। ये सब सोचकर नेत्रा खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सच में वह ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन अकीरा ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, इसलिए नेत्रा को उसे सबक तो सीखना ही चाहिए था। यहाँ तक कि हर कोई उसे निशाना बना रहा था, जिससे उसके दिल में अकीरा के लिए और ज़्यादा नफरत पैदा हो गई। भले ही अब वह खुद बर्बाद हो जाए तो वह अकीरा और दूसरों को भी अपने साथ बर्बाद करके रहेगी। जिस सोचकर नेत्रा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ गई। कंप्यूटर से आने वाली हल्की रोशनी नेत्रा के चेहरे पर पड़ी, जो नेत्रा का सुंदर चेहरा अब वह एक जहरीले सांप की तरह भयानक बन गया था। दूसरा तरह रात होने वाली थी। अकीरा और दूसरे लोग खाना खाने के लिए होटल में गए। यहाँ खाना महंगा था लेकिन टेस्टी है। पिछली बार यहाँ खाने के बाद उनकी जीभ पर अभी भी वहाँ के खाने का स्वाद था, जिसे वह अभी तक नहीं भूल पाए। ये देखकर कि वे लोग उसे होटल में जाना चाहते हैं, अकीरा उन्हें अपने साथ ले गई। यहाँ खाने की कीमत लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच में थी, जो ज़्यादा नहीं थी। इसके अलावा मेडिकल डिपार्टमेंट का काम खत्म होने के बाद उन्हें अब अकीरा से मिलने का कम ही टाइम मिलेगा, इसलिए भी शायद वे फ्यूचर में एक साथ खाना खा पाए, यह नहीं किसे पता। वह लोग अकीरा को अपनी तरफ से ट्रीट देना चाहते थे, जिससे शायद अकीरा खुश हो जाए। हम एक मिक्स वेज, राजमा, तंदूरी रोटी, ये सब। अलिका ने मेनू खोला और ऑर्डर दिया। अलिका ने ऑर्डर तो दे दिया था, लेकिन वह अपने मन में परेशान हो रही थी, यह सच में ज़्यादा ही महंगा था। अगर उसके पिता, जो बहुत मुश्किल से पैसे कमाते थे और ज़्यादा पैसा खर्च करने से हिचकिचाते थे, क्योंकि वह जानते हैं कि जब वह यहाँ खर्च करने आएगी तो यह उनके लिए पैसे की बर्बादी होगी। अलिका, तुम जो चाहें ऑर्डर कर सकती हैं, हमारे बीच बैठा कृष अमीर हैं। वह है बिल भरने को, लिपिका ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सही है, कृष आज फिर से हमें खाने पर ट्रीट देने वाला है। ये बोलकर सभी लोग कृष को चिढ़ाते हुए बोलने लगे। ऐसा मत कहो, कृष ने हेल्पलेस होकर कहा, मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हूं जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। कृष की फैमिली 3 पीढ़ियों से पॉलिटिक्स में थी और उसकी दादाजी का फीमेल बिजनेस भी थी, जिस वजह से उन्होंने गोल्ड के चेन स्टोर भी खोले, जिससे उन्हें बहुत प्रॉफिट मिला।
ऐसा नहीं था कि उसकी फैमिली के पास पैसा नहीं थे, लेकिन इतना भी नहीं कि वह फालतू खर्च करें। और ऊपर से उसकी फैमिली ज़्यादातर साधारण तरीके से ही रहना पसंद करती थी। अकीरा, तुम क्या खाना चाहती हैं? अलिका ने फिर से अकीरा को मेनू दिया। अकीरा ने शांति से 2 डिशेज का ऑर्डर दिया। तभी उसकी पॉकेट में रखा हुआ फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। अकीरा ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और जब उसने देखा कि यह कंप्यूटर से था तो उसने थोड़ा सा मुंह बनाया, डिटेल्स पर क्लिक किया और जब उसने डिटेल्स को अच्छे से देखा तो वह जिस चेयर पर बैठी थी उस पर पीछे की तरफ झुक गई और धीरे से मुस्कुराई। वह सचमुच सही कह रही थी, लेकिन नेत्रा इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? जो मेथड वह यूज़ कर रही थी वह कितने साल पुराना था। तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना डेविल तरीके से क्यों मुस्कुरा रही हो? अलिका ने अकीरा को देखते हुए पूछा। वह उसके होठों पर इतनी डेंजरस स्माइल देखकर डर गई थी। अकीरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन के साथ टेबल पर सजे हुए बुके में से एक फूल निकाला और बोली, नो इट्स नथिंग। ये सिर्फ इतना है कि फिर से सबक सीखने में मज़ा आएगा। वह बार बार उसे उकसाने आ जाती है। अब तक खाना भी लग चुका था। अकीरा ने अपना फ़ोन टेबल पर रखा, एक वीडियो खोलकर उसे देखने लगी। फ़ोन से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। अलिका ने झुककर कहा, अकीरा, क्या तुम रेसिंग वीडियो भी देखते हैं? वह अपने चाचा और भाई का गेम वीडियो देख रही थी। उन्होंने इस बार चैंपियनशिप जीती, इसलिए उन्हें विदेश में ही रोक लिया गया और न्यू अलग अलग एक्टिविटीज़ में भाग लेना पड़ा। तभी उन्हें यहाँ इंडिया वापस आने में कुछ टाइम लग जाएगा। मुझे रेसिंग वीडियो देखना भी पसंद है। मैंने भी यह रेस देखी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें जो लड़का है वह मेरा आइडल है। क्या तुमने उसे देखा है? 8वें नंबर वाला। क्या तुम इसे जानते हो? अकीरा, वह न सिर्फ उन्हें जानती थी बल्कि उनसे अच्छी तरह पहचान भी थी। उसे देखकर अकीरा सच में एक्साइटेड हो गई और उसने उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें उसका ऑटोग्राफ चाहिए? मैं इसे तुम्हारे लिए ले आऊंगी, यह एक ग्रुप फोटो भी ठीक रहेगा। अलिका ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और खुशी से बोली, अकीरा, ये रेसिंग के देवता है। यह अमेजिंग है। उनका ऑटोग्राफ पाना एंटरटेनमेंट के एक्टर से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अकीरा मुस्कराते हुए बोली, लेकिन अगर तुम चाहें तो मैं तुम्हारे लिए ला सकती हूँ। भूल जाओ, मैं इसके लायक नहीं हूँ। अलिका ने अपना सिर हिलाया। अकीरा बोली, तुम इसके लायक हो। अलिका, नहीं नहीं, मैं इसके लायक नहीं हूँ। अकीरा अभी भी बात कर रहा था, तभी अचानक उसकी नज़र दरवाजे पर गई, जहाँ पर उसने एक आदमी की परछाई देखी। अकीरा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और दरवाजे से बाहर चली गई। मुंबई। अरे अकीरा, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। अकीरा ने अपनी बात पूरी की और दरवाजे से बाहर चली गई। दरवाजे के बाहर खड़ी परछाई ने उसे बाहर आते देखा और वह जल्दी से वहां से चला गया। अकीरा ने उसका पीछा नहीं किया, वह अपनी दोनों बाहें मोड़कर दीवार के सहारे खड़ी हो गई। अद्विक, अकीरा ने एक शब्द बोला, रुको। अद्विक रुका गया। अद्विक को उम्मीद नहीं थी कि वह पकड़ा जाएगा, लेकिन वह भी मोटी चमड़ी का था। उसने स्टाइल से अपना सिर घुमाया तो जबरदस्ती मुस्करने लगा। अकीरा, सूर्यवंशी परिवार के मास्टर ने दूसरों की बातें छुपकर सुना कब से स्टार्ट कर दिया। अकीरा ने अपनी आईब्रोज उठाते हुए कहा। अद्विक ने अपनी नाक रगड़ी। उसका भाई 2 दिन पहले शराब पीने के लिए बार में गया था, इसलिए वह अपने भाई के लिए परेशान था। आज जब उसने देखा कि अकीरा फिर से अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर रात के खाना खाने के लिए आया है, तो वह खुद को रोक नहीं सका और देखने के लिए आ गया। पिछली बार वह तुम ही थे जिसने छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया था। इतना बोलकर अकीरा डोमिनेटिंग तरीके से अद्विक के थोड़ा करीब आई, जो उसके पति अभिवंत के बिल्कुल अलग था। वहीं अद्विक ने अनजाने में अपनी मुंह की लर नगली। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मुझे पता है तुमने मेरे भाई की पीठ पीछे कुछ बुरा किया है और तुम चाहते हो कि मैं इसे छिपाने में तुम्हारी मदद करूं। अकीरा अद्विक के और करीब आ गई, जिस कारण अद्विक की आवाज़ धीरे धीरे कमज़ोर हो गई और वह हकलते हुए बोला, तुम क्या चाहती हो? तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? अकीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम ऐसे ही छोटी छोटी रिपोर्ट बनाते रहेंगे और अभी के साथ मेरे रिश्ते को खराब करते रहोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। और जो लोग बोलते हैं कि भूत नहीं होता, वह सब गलत साबित होगा और फिर सच में तुम्हारे बेड के पास रात को तुम्हें भूत ही खड़ा मिलेगा। अद्विक ने डर कर अकीरा को देखा। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। उसे ऐसा लगा कि कोई अजीब तरह से उसे फोर्स कर रहा हो। अद्विक अपने दिमाग में इमेजिन करने लगा, अकीरा की डार्क लाल बिल्कुल खून जैसे ड्रेस पहनी हुई थी जो उसकी बेड के पास खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था और अंधेरे में एक मंद हरी रोशनी उसकी आंखों से निकल रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, आपके कंधे को छुआ। ये देखकर अद्विक कांप गया और उसके दांत डर के मारे किटकिटाने लगे। क्या तुमने उसकी आवाज़ सुनी? मैं तुमसे बात कर रही थी, अकीरा ने कहा। अद्विक। अकीरा की आवाज़ बहुत धीमी थी क्योंकि वह जानबूझकर धीरे धीरे बोल रही थी। जहां पर वह लोग खड़े थे वहां खाली गलियारे था। अगर अकीरा तेज बोलती तो वहां पर आवाज़ गूंजने लगती
वह बस इतना तेज बोल ही रहे थे कि अद्विक के कारण तक उसकी आवाज़ आराम से पहुंच सके। अद्विक और ज्यादा डर गया। वह इसे और सहन नहीं कर सका। उसने अपना चेहरा ढक लिया और चिल्लाते हुए वहां से भाग गया। अकीरा ने उसकी बेवकूफ़ और उसके क्यूट एक्शंस को देखा और उसके होंठों के कोने थोड़े ऊपर मुड़ गए। वह मुड़ी और वहां से चली गई। अद्विक को किसी चीज़ से डर नहीं लगता, सिर्फ भूतों के अलावा। अद्विक की चीखें पूरे होटल में सुनी जा सकती थीं। जब वह भागकर अपने ऑफिस में पहुंचा तो वह अभी भी सदमे में था और पसीने से पूरा लटपट। अकीरा ने जो भी उससे कहा, उसके दिमाग में वह सब बातें तस्वीर की तरह घूमने लगी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास आ रहा है और फिर कोई ठंडी चीज़ उसके कंधे से टकराई और एक आवाज़ सुनाई दी। अरे अद्विक ने डर के मारे अपना सिर घुमाया। उसने मैनेजर अभय को भी उसी डरे हुए एक्सप्रेशन से देखा। बॉस, क्या बात है? मैनेजर अभय ने डरते हुए पूछा। ये देखकर कि यह वह था, अद्विक का दिल थोड़ा शांत हो गया। उसने अपने गले को अपनी सलाइवा से गिला किया और सीधे चेयर पर गिर गया। वह सांस के लिए हौंफ रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी उसकी मौत हो जाएगी। अद्विक खुद से ही बधाया, नहीं, कुछ नहीं, यह उसे नहीं पता कि उसे भूतों से डर लगता है। मैनेजर अभय ने उसे शक भरी नज़रों से देखा। तुम यहाँ क्यों हो? जाओ यहाँ से। अद्विक ने उसे घूर कर देखा। ओके बॉस, मैनेजर अभय ने सीरियसली जवाब दिया, फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, बॉस अभी एक वर्कर ने कहा। बॉस, आप गलियारे में चिल्ला रहे थे। आप डरे हुए लग रहे हैं और आप भूत चिल्लाते हुए भाग रहे थे। इसलिए मुझे आपकी चिंता हुई और मैं आपसे मिलने आ गया। थोड़ा रुककर मैनेजर अभय फिर बोला, लेकिन मुझे लगता है कि वे बकवास कर रहा था। आप बहुत इंटेलिजेंट, स्मार्ट और पावरफुल बॉस हैं। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है शायद उस वर्कर को कोई गलतफहमी हुई होगी। सच में ना बॉस। अद्विक ने मैनेजर अभय को दुख और गुस्से से भरकर देखा। अनएक्सेप्टेबल, अकीरा ने सच में उसे डरा दिया था। उसने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और अभिवंत को कॉल किया। वह चाहता है कि उसका भाई उसे न्याय दिलाए। उसका भाई भी उसके साथ मिलकर अकीरा की बुराई करे। बोलो। कॉल कनेक्ट हुई। एक शब्द अभिवंत ने अपनी ठंडी आवाज में कहा। भाई, आपको अपनी बीबी का ख्याल रखना चाहिए। वह आज फिर से मेरे होटल में खाना खाने आए हैं और यहाँ तक कि उसने मुझे डराने की हिम्मत तक की। अभिवंत काफ़ी हैरानी हुआ। एक तो ये कि अकीरा सच में फिर से उसके होटल में गई थी और दूसरा ये कि अकीरा ने उसे कैसे डरा दिया। मुझे पूरी बात बताओ, अद्विक ने एक साथ कहा। आपने कहा था कि आप नाराज़ नहीं हैं। उसने सच में कहा कि रात को मेरे बेड के पास भूत आकर मुझे खा जाएगा। वह बहुत खतरनाक है। आप नहीं जानते कि वह उस टाइम कैसी दिखती थी। वह बिल्कुल सूरपंखा जैसी थी। अद्विक को उम्मीद थी कि अभिवंत भी अकीरा को बुरा भला बोलेगा, लेकिन ये सुनने के बाद अभिवंत 2 बार जोर से हंसा। क्या मेरी बीबी इतनी प्यारी है? अद्विक, प्यारी? वह इतना डर गया था कि लगभग उसकी जान निकल गई। और यहाँ उसके भाई को वह प्यारी लगा रही थी। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा? स्टोरी में आगे जानने के लिए और ऐसे ही रोमांचक स्टोरी सबसे पहले सुनने के लिए पीके नोबल स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।